नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, यह है हमारी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और वन रक्षक 2023 के लिए वीकली रिवीजन क्लास, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे इस पूरे हफ्ते में पड़े हुए प्रैक्टिस सेट और क्विज के वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, मेरा मानना है कि रिवीजन उस पानी की तरह है जो खेत में फसल लगाने के बाद दिया जाता है। अगर आप फसल लगाने के बाद समय समय पर खेत की सिंचाई नहीं करते तो आप कितनी भी अच्छी फसल लगा लीजिए, एक समय के बाद वह सूख जाएगी। इसी प्रकार अगर आप समय समय पर रिवीजन नहीं करते तो कितना भी अच्छा कंटेंट पढ़ लीजिए, कितना भी ज्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन एक समय के बाद वह सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना नेपानगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों, सुआ नृत्य मध्य प्रदेश की बैगर जनजाति से संबंधित एक जनजातीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, यह होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो वह निम्नलिखित में से इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, उसे भूविक्षेपी पवन या जियोट्रॉपिक विंड्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, स्पेयर हेड शब्द तैराकी खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉगर बैंक से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, डॉगर बैंक से तात्पर्य है पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय विधिक बनाया गया? तो दोस्तों, संविधान संशोधन 44वें के तहत किसी संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय विधिक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो दोस्तों, राज्य विधानमंडल को जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम 1935, याद रखिएगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन लगभग 500 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और अगर विद डिटेल इसका एनालिसिस किया जाए तो लगभग आज आपके 1000 के लगभग प्रश्न पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिए। अगला प्रश्न है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के दोनों गुट नरम दल और गरम दल के बीच पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो दोस्तों, यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कांग्रेस के दोनों गुटों का पुनः एकीकरण। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने के विषय में सही कथन क्या है? तो दोस्तों, 1911 लॉर्ड हॉकिंस द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, यह 23 जून 1757 में लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन कहां पाई जाती है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। साथ ही एक प्रश्न और आता है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, याद रखिएगा, आयरन जिसे लोहा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, इस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो दोस्तों, टाइफाइड रोग जीवाणुओं द्वारा होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है? तो दोस्तों, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, यह तीनों रोग एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होने वाली बीमारियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? तो दोस्तों, प्रोटीन्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, यह पूछा गया है। समान आवृत्ति के
समान तरंग दैर्ध्य के, समान फलन के, या सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यह सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रेडियो इम्यूनोन्सी किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों यह रक्त सैंपल में एंटीबॉडीज और हार्मोन्स की उपस्थिति जानने के लिए उपयोग में लाई जाती है। रेडियो इम्यूनोन्सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मखमल के झूले पड़े हाथी का टीला उदाहरण के लिए उपयुक्त अलंकार चुनिए। तो दोस्तों यह एक उपमा अलंकार का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, प्रयुक्त रस का चयन कीजिए। इसमें रस पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इन सभी के बारे में मैंने अपनी थ्योरी क्लास में काफी विस्तार से डिस्कस किया है, तो एक बार आप उन्हें जाकर भी जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट की क्लास नहीं देखी है, तो अथर्व एकेडमी के चैनल पर 6 प्रैक्टिस सेट की क्लास में अपलोड कर चुका हूं, तो एक बार आप उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरण के लिए सही समास चुनिए। नवरत्न में पूछा गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर पहला पद संख्यावाचक होता है तो यह द्विगु समास का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला शब्द दिया है अधमरा, तो दोस्तों अधमरा एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर के दो अर्थ होते हैं। इन्होंने उत्तर के दो अर्थ के बारे में पूछा है, तो दोस्तों उत्तर का अर्थ होता है जवाब एवं दिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटिका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों भीमबेटिका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। दोस्तों अथर्व एकेडमी के चैनल पर मध्य प्रदेश विस्तार नाम से एक प्लेलिस्ट डली हुई है, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों एवं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी एवं पॉलिटी से संबंधित थ्योरी एवं एमसीक्यू प्रश्न कराए हैं, तो एक बार आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि लगभग 200 से 212 सेंटीमीटर तक दर्ज की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो कि हैं काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी एवं जड़ोल मिट्टी। अगर पूछा जाए सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 47% काली मिट्टी पाई जाती है, और वहीं 33% लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और लगभग 3% मध्य प्रदेश में जड़ोल मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा एक मिश्रित एवं लेटराइट मिट्टी भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी मिट्टियां पाई जाती हैं, तो उसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी 5। लेकिन पूछा गया है मुख्य रूप से कितनी मुख्य मिट्टियां पाई जाती हैं, तो मुख्य मिट्टियां 3 हैं, बाकी वह दोनों इन्हीं के मिश्रण से बनी हुई मिट्टियां हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों नर्मदा नदी की कुल 41 मुख्य सहायक नदियां हैं। साथ ही एक इसकी ट्रिक भी है याद करने की, नर्मदा नदी की सहायक नदियों के नाम अधिकतर या किचन की सामग्री या फिर जानवरों के नाम पर होते हैं, जैसे कि हथनी, हिरणी, यह नर्मदा नदी की कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं, शक्कर, तवा आदि। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है या कौन सा है? तो दोस्तों बरगद का वृक्ष मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, और आपने पीईबी की साइट पे या मध्य प्रदेश की अदर सरकारी साइट पे भी इसका लोगो देखा होगा, बरगद के वृक्ष का। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1993 में पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य प्रथम राज्य था जिसने 93 में पंचायती राज लागू किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भूजल स्तर में वृद्धि व सिंचाई के लिए संचालित योजना कौन सी है? तो दोस्तों इस योजना का नाम है बलराम तालाब योजना, या कई जगह आपको बलराम ताल योजना भी लिखा मिल सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम कहां स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, और इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी, याद रखिएगा, लघु उद्योग निगम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का नाम बताइए जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है। ऑप्शन है मांडू, सांची, खजुराहो, कान्हा किसली। तो दोस्तों
अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तो यह सभी हैं, लेकिन इन ऑप्शन में से सिर्फ खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, जो कि दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आज रिवीजन क्लास है, इसलिए मुझे स्पीड मेंटेन करना पड़ेगी ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का आपका रिवीजन करा सकूं। बाकी इन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में और अपनी थ्योरी क्लास में काफी विस्तार से डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओमकालेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो यह तो सही है। ओमकालेश्वर रेलवे स्टेशन नहीं है, यह भी सही है, ओमकालेश्वर में रेलवे स्टेशन नहीं है। ओमकालेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है, तो यह भी सही है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर में स्थित है। अगला है, ओमकालेश्वर का तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदी के संगम पर स्थित है, तो दोस्तों यह ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ओमकालेश्वर नर्मदा और ताप्ती के संगम पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बफर स्टॉक कार्यवाही किसके लिए की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई। और एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 में की गई थी, याद रखिएगा। और आतिश चंद्रा एफसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार और डीजल किसके उदाहरण है? तो दोस्तों कार और डीजल संयुक्त मांग के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक द्वारा ऋणाधारों की रसीद और बिक्री को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे खुला बाजार कार्यवाही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों महमूद गजनबी ने वर्ष 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के युद्ध लड़े थे और भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, यह भी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। यह एक संसद का सदस्य नहीं होता या असदस्य होता है, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और वर्तमान अगर आपसे महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा के वेणुगोपाल वर्तमान महान्यायवादी हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और अगर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा जयदीप धाकड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक है? तो दोस्तों यह मूल अधिकार के लिए संरक्षक है, और मूल अधिकार कुल 7 प्रकार के होते हैं, यह भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए थे, तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से या अमेरिका से लिए गए थे मूल अधिकार भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कहां के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। प्राक्कलन कमेटी वह होती है, प्राक्कलन समिति, जो सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करती है और देखती है कि सरकार कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं कर रही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, और इसका सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947 में किया गया था, याद रखिएगा, रेडक्लिफ। अगला प्रश्न है, जब एक या एक से अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो जाएं तो क्या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित होता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, उचित होता है। अगर एक से अधिक विधानसभाएं भंग हो जाती हैं उसके बाद भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद एवं विधायक वोट डालते हैं, और अगर विधानसभा भंग हो भी जाए लेकिन वह चुने हुए विधायक तो रहते हैं, इसलिए वह वोट डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है,
और यह 2.85 किलोमीटर लंबी है और NH 44 पर स्थित है, तो यह भी याद रखिएगा, नेशनल हाईवे नंबर 44। फिर प्रश्न है, व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपोक्ष उच्च दाब वाले क्षेत्र से व्यापारिक पवनें, जिन्हें ट्रेड विंड भी कहा जाता है, चलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? तो दोस्तों यह था कैबिनेट मिशन 1946, याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा गठन करने का मुख्य आधार। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया है? तो दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली राजदूत थी सोवियत संघ में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपन्यासकार सलमान रश्दी को नाइट या नाइटहुड की पदवी किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ या महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा सलमान रश्दी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों वाष्पशील द्रव्य के वाष्पन द्वारा रेफ्रिजरेटर में शीतलन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और इसका मुख्यालय अमेरिका में है, याद रखिएगा। WHO का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के लिए अलंकार चुनिए। उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो दोस्तों जहां क्लियर दिख रहा है कि यह अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार एक शब्द अलंकार का प्रकार है जहां पर शब्द रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। चा 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 रिपीट हो रहा है। अगला उदाहरण दिया है हरिपद कोमल कमल से। तो दोस्तों हरिपद यानी कि भगवान विष्णु के पैरों को कमल की उपमा दी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, सामासिक पद के लिए सही समास चुनिए। शब्द दिया है त्रिलोक। तो जैसा कि मैंने बताया था, जहां पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। त्रिलोक का मतलब होता है 3 लोक। फिर दिया है यथासाध्य। तो दोस्तों यथासाध्य अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सही पर्यायवाची चुनिए। अंक। तो दोस्तों अंक शरीर का पर्यायवाची होता है या शरीर अंक का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न है, दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। मलिन। तो मलिन का विलोम होता है स्वच्छ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। शब्द है युधिष्ठिर। तो दोस्तों युधिष्ठिर में व्यंजन संधि एक उदाहरण है, युधिष्ठिर। फिर दिया है जड़ोल। तो जड़ोल वृद्धि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर शब्द दिया है अन्वय। तो अन्वय दोस्तों यड़ संधि का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वाक्य दिया है ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आकाशवृत्ति कहते हैं ऐसी जीविका को जो आकस्मिक हो। फिर वाक्य दिया है सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया, इसे दोस्तों विज्ञप्ति कहा जाता है। सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया को। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्य के संदर्भ में उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। अत्यधिक कंजूस होना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना के लिए। फिर दिया है अभिष्ट वस्तु का ध्यान सदैव बना रहता है।
तो दोस्तों इसके लिए लोकोक्ति होगी, बिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। ईमान बेचना, इसका सही जवाब होगा अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचना मुहावरे के लिए। अगला है, राम अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। दोस्तों इसके लिए सही मुहावरा होगा अंधे की लकड़ी होना। अगला दिया है, बिना सोचे समझे काम करना। इसके लिए सही होगा अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अमरकंटक की पहाड़ियां किस पठार पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अमरकंटक की पहाड़ियां मैकाल पठार पर स्थित हैं, जो कि पुष्पराजगढ़ तहसील अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। अमरकंटक ही दोस्तों नर्मदा ताप्ती एवं नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। ताप्ती का तो उद्गम होता है बैतूल से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 तक तहसीलों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब होगा 342। 2011 तक 342 तहसीलें थी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों मंदसौर जिला सिवना नदी के तट पर है। साथ ही प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा मंदसौर। साथ ही पूछा जाता है, पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब होगा सिवना नदी के तट पर। साथ ही याद रखिएगा, पशुपतिनाथ मंदिर में 8 मुखी शिवलिंग स्थित है। तो यह भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में अष्टमुखी शिवलिंग कहां स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, जो कि सेवना नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और अगर आपसे अकादमी पूछा जाए तो उज्जैन में मलखंभ अकादमी स्थित है। साथ ही याद रखिएगा, वर्ष 2013 में मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। फिर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो दोस्तों मालवा के पठार पर मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, राजघाट जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों राजघाट जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आती है, और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। साथ ही याद रखिएगा, यह बेतवा नदी पर बनी एक परियोजना है, राजघाट बांध एवं राजघाट जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा 19 जनवरी वर्ष 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ग्राम सभा के लिए पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 10 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ऑप्शन है राजा नरेश चंद्र, जो कि वर्ष 1969 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री गोपाल नारायण सिंह, यह वर्ष 1967 से 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री मंडलोई, जिनका पूरा नाम है भगवंत राव मंडलोई, और यह मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार 1957 और एक बार 1962। लेकिन बीसी शुक्ला, जिनका पूरा नाम है विद्याचरण शुक्ला, और यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला के पुत्र हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यह नहीं रहे हैं, यह सांसद थे, याद रखिएगा, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड किस दिनांक को हुआ था? तो दोस्तों भोपाल गैस कांड 2 और 3 दिसंबर की रात, 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि वर्ष 1984 में हुआ था। भोपाल की यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन सिंह इस समय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीगफ्राइड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो याद रखिएगा, यह जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा का नाम है सीगफ्राइड रेखा।
भारत और अफगानिस्तान की रेखा का नाम है डूरंट रेखा या डूरंट लाइन, याद रखिएगा। भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा का नाम। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षा पदक किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों, किसी को डूबने से बचाने के लिए, किसी को आग से बचाने के लिए, या बहादुरी द्वारा किसी की जान बचाने के लिए जीवन रक्षा पदक दिए जाते हैं। और प्रश्न आता है कि जीवन रक्षा पदक पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं जीवन रक्षा पदक पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गृह रक्षक दल जिसे होमगार्ड कहा जाता है की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1962 में, 1962 में होमगार्ड की या गृह रक्षक दल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, और 22 मार्च अगर पूछा जाए तो विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, और 21 मार्च विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन, जंगल वाला वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मीनमबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो दोस्तों, चेन्नई हवाई अड्डे का नाम है मीनमबक्कम। कोलकाता हवाई अड्डे का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और मुंबई हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, बेलूर किस महान पुरुष से संबंधित है? तो दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बेलूर मठ की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और कई जगह बेलूर की जगह बेलूड़ भी आपको लिखा मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बेलूर और बेलूड़ एक ही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों, कुल 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का मतलब होता है कि अगर सभी स्थायी और अस्थायी सदस्य किसी चीज में वोटिंग कर रहे हैं, बहुमत उसके पक्ष में जा रही है, तो अगर वीटो का इस्तेमाल कोई करता है तो उसका विपरीत या असहमति दर्ज की जाती है और उसे रद्द कर दिया जाता है। इनके नाम भी याद रखिएगा, चाइना के पास है वीटो का, यूएसए, यूके, फ्रांस एवं रसिया। 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार है। अगला प्रश्न है, एपेक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों, एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है, और एपेक का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ग्रुप। अगला प्रश्न है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह किसके प्रसिद्ध वचन है? तो दोस्तों, यह महात्मा गांधी के प्रसिद्ध वचन है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु हमें उत्तर में पत्थर मिले। अगला प्रश्न है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों, इसका निर्माण ललित आदित्य मुक्तापीठ द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मार्तंड मंदिर ये कश्मीर में स्थित एक सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल, इसकी डेट महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ ली जाती है, 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और अगर आपसे पूछा जाए किसके कहने पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो नाम याद रखिएगा, जनरल डायर के कहने पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के बाजार से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय होता है प्रतियोगिता की उपस्थिति। जहां कंपटीशन होता है उसे अर्थशास्त्र में बाजार के रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, कॉफी होती है एक, तो दोस्तों कॉफी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है अगर विश्व में पूछा जाए। अगर इंडिया में पूछा जाए तो कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है, और अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो बैतूल में
सर्वाधिक मध्य प्रदेश में कॉफी का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्थलाकृत अंक चित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित संगठनों में से किसकी होती है? तो दोस्तों यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग एसओआई की जिम्मेदारी होती है स्थलाकृत अंक चित्र प्रकाशित करने की। अगला प्रश्न है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों आंसू गैस में क्लोरो एसीटोफिनॉल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग की आवश्यकता होती है किसी अंतरिक्ष में रॉकेट या किसी भी पिंड को बाहर भेजने के लिए, और इसे पलायन वेग कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम होती है, जो कि मध्य प्रदेश में लगभग 47% पाई जाती है, और अधिकतर यह मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो खरगोन खंडवा जिलों में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है, उसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों साबूदाना साइकस नामक पौधे या पेड़ से निकले हुए दूध से बनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए सामासिक पद के लिए सही समास चुनिए। शब्द दिया है भला मानस, तो भला मानस का अगर संधि विच्छेद किया जाए या इसे तोड़ा जाए तो होता है भला हो जो मानस, और यह कर्मधारय समास का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला शब्द दिया है न्यूनाधिक, तो दोस्तों न्यून और अधिक द्वंद्व समास का एक उदाहरण है, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, सही पर्यायवाची चुनिए। तो दोस्तों गुरु का पर्यायवाची तो सभी जानते होंगे, गुरु का पर्यायवाची होता है शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सर्प का पर्यायवाची पूछा है, तो सर्प का पर्यायवाची होता है सांप या भुजंग। गगन का पर्यायवाची पूछा है, तो गगन का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर बी व्योम। सलिल होता है पानी का पर्यायवाची, और अग्नि होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, याद रखिएगा। दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। अर्जन, अर्जन का विलोम होता है बर्जन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अर्जन का मतलब होता है कमाना और बर्जन का मतलब होता है खर्च करना। लाभ सभी को पता होगा हानि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। निर्लिप्त, निर्लिप्त में दोस्तों क्लियर दिख रहा है कि विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। संवाद, संवाद दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है। निष्कपट, तो निष्कपट दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नहधर कपट होता है। जिसमें स्पष्ट देख के समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, तो उसका संधि विच्छेद करके देखिएगा तो क्लियर हो जाता है कौन सी संधि है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसको बुढ़ापा ना आए तो उसे अजर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, और जो मरे ना उसे अमर कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। फिर है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहा जाता है, जैसे कि गणित के प्रमेय होते हैं जिसे अपन सिद्ध करते हैं या सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के संदर्भ में उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। वाक्य है गंभीर स्वभाव का ना होना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खन में तत्ते खन में धीरे, सही लोकोक्ति होगी गंभीर स्वभाव का ना होने के लिए। फिर प्रश्न है, प्रत्येक मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब होता है अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर बी। फिर दिया है काया पलट हो जाना, एकदम से परिवर्तित हो जाना, इसका सही मतलब होता है काया पलट हो जाने का। फिर होता है, फिर दिया है काठ का उल्लू,
तो काठ का उल्लू का मतलब होता है मूर्ख। फिर प्रश्न है अज का अर्थ नहीं है, निम्नलिखित में से अज का अर्थ कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अज का अर्थ इंद्र नहीं होता। दशरथ के पिता का अर्थ भी अज होता है, विधाता का भी मतलब अज होता है, और बकरा का भी पर्यायवाची अज होता है, लेकिन इंद्र का मतलब अज नहीं होता। फिर दिया है मुद्रा का अर्थ होता है, अंगूठी मुद्रा का अर्थ होता है, भाव मुद्रा भी मुद्रा का अर्थ होता है, सील भी मुद्रा का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यह सभी मुद्रा का अर्थ होता है, अंगूठी, भाव मुद्रा और सील। अगला है सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गुना और शिवपुरी जिलों में सहरिया जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न है राई और बधाई लोक नृत्य कब गाए जाते हैं? तो दोस्तों राई और बधाई बुंदेलखंड के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं और यह खुशी के अवसर पर गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, यानी कि इमरजेंसी? तो पहली बार लगा था 30 अप्रैल 1977। मध्य प्रदेश में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, 1977, 1980 और 1992, 1992। और इसकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में मैंने डेट सहित काफी डिस्कस किया है, मुख्यमंत्री गवर्नर कौन कौन थे उस समय। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खुली जेल मुगावली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुगावली अशोकनगर जिले में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर इसका नाम पूछा जाए तो नवजीवन आश्रम था इस खुली जेल का, फिलहाल बंद कर दी गई है। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है और यह नर्मदा नदी का एक जलप्रपात है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सूती उत्पादक जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला सर्वाधिक सूती उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न है भारत के कुल तांबा उत्पादन का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है? तो दोस्तों लगभग 22% तांबा कुल भारत के तांबे उत्पादन का मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में भी बालाघाट से सर्वाधिक प्राप्त होता है। और अगर खदान का नाम पूछा जाए तो मलाज खंड खदान, याद रखिएगा, मलाज खंड बालाघाट में स्थित है। सर्वाधिक तांबा यहां से उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन दिया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पे सर्वाधिक आवंटित किया गया था, याद रखिएगा। और वर्तमान में पूछा जाए तो 13वीं पंचवर्षीय योजना लागू है। इसे 2022 तक रहना था, 17 से 22, लेकिन एक्सटेंड करके ये फिलहाल अभी 13वीं ही चालू है। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बैतूल के मुल्ताई नामक जगह से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है, जहां एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट भी स्थित है। और दोस्तों यह प्रश्न क्विज वाले प्रश्न हैं जो मैं होमवर्क के लिए देता हूं, ये दोनों ताप्ती वाला और ये मध्य प्रदेश ऊर्जा राजधानी वाला। फिर है माता पिता में कौन सा समास है? तो दोस्तों माता पिता में द्वंद्व समास है, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। फिर प्रश्न है वर्ष 2001 और 2011, मतलब 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो याद रखिएगा 20.30%। इसे 20-30 से आप याद रखिएगा। और यह प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2011 की जनगणना से संबंधित प्रश्न है। अवंती का मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों उज्जैन या उज्जैनी को पहले अवंती का नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की, फिर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। औसत आय सदा सीमांत आय के बराबर होती है। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा सेना और अफगान सेना के मध्य लड़ी गई थी।
मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव पेशवा, और अफगानिस्तान का राजा था उस समय अहमद शाह अब्दाली। और अगर आपसे डेट पूछी जाए तो याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 में लड़ाई हुई थी, पानीपत की तीसरी। पानीपत के पहले युद्ध के बारे में बात की जाए अगर, तो पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा हुआ था 1556 में अकबर और हैमू के मध्य। और तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अफगान के बीच। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं बहुसेयोत्पादन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते हुए बैंक में उत्तर दिनांक चेक किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन महात्मा गांधी के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस नीति के माध्यम से झांसी रियासत को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था? तो दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य की एक नीति थी राज्य अपहरण नीति, और इसी के माध्यम से झांसी को ब्रिटिश रियासत का हिस्सा बना लिया गया था। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पादन जिसे जीडीपी कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीएनपी कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो दोस्तों इनके बीच विदेशों से शुद्ध विदेशी आय का अंतर होता है, जीडीपी और जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? तो दोस्तों यह उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू की थी, और अगर डेट पूछी जाए तो 12 मार्च 1930 को की थी। अगर आपको ऑप्शन में साबरमती नहीं दिया होता तो फिर इसका सही जवाब अहमदाबाद होता, क्योंकि अहमदाबाद में ही स्थित है साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है, सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या होता है? तो दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार होता है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड है एक, तो नाबार्ड दोस्तों एक वित्तीय संस्था है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD, नाबार्ड, याद रखिएगा। और अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इतनी चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो दोस्तों कॉल्डेरा झील बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके कई वर्ष बाद जब वो सूख जाता है, और उसके बाद जो झील बनती है उसे कॉल्डेरा झील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमि किसकी बनी है? तो दोस्तों यह बनी है आग्नेयी और कायांतरित शैलों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, आग्नेयी और कायांतरित शैलों से। अगला प्रश्न है, जिस कुएं में से जल द्रव्य चलित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे उत्स्तृत कूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्थान ने शुरू किया? तो दोस्तों यह ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसका शुरुआत भी ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात भारत में न्यूनतम है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य में न्यूनतम बाल लिंग अनुपात है, और अगर पूछा जाए कितना है तो 879 याद रखिएगा। और अगर मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो 931, और अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो केरल का 1084 केरल। अगला प्रश्न है, हास्य गैस है या लॉफिंग गैस है? तो दोस्तों NOS, नॉस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, लॉफिंग गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलिएस्टर से बने कपड़े धोने के बाद
जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पॉलिस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है, मतलब पानी कम सोखता है, इसलिए जल्दी सूख जाता है। अगला प्रश्न है, सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों यह पुस्तक सलमान रश्दी की पुस्तक है, सैटेनिक वर्सेज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान सही है? तो दोस्तों सीज्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर नापा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के लिए अलंकार चुनिए। उदाहरण है, और बरसने से पहले ही उड़ जाते हैं पानी के घन, हृदय समर्पण से पहले ही आंसू गिर जाता है मन। यह दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है। अतिशयोक्ति अलंकार में जहां चीजों को बड़ा चढ़ा कर बताया जाता है, वह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। फिर दिया है, फूलों का सकल मही छाई, जनु बरसाकृत प्रकट बुढ़ाई। तो दोस्तों यह उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण है, जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना होती है या उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाती है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश में प्रयुक्त रस का चयन कीजिए। पद्यांश है, तिलघाट मोटर चुटिया थी लहराती, तौंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चलते हंसी थी भारी, हो गए देख कर लोटपोट सब नारी। दोस्तों इसको पढ़ के ही पता चल रहा है कि यह हास्य रस का एक उदाहरण है या इसमें हास्य रस प्रयुक्त है। अगला दिया है, खद्दर कुर्ता भक्तो भक खद्दर कुर्ता भकभको, नेता जैसी चाल, ऐही बालक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। तो दोस्तों यह भी हास्य रस का ही एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सामासिक पद के लिए सही समास चुनिए। शब्द दिया है नीलकंठ, तो नीलकंठ का मतलब होता है नीला हो जिसका कंठ, भगवान शिव, और यह बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है जहां किसी तीसरे पद के बारे में संकेत किया जाता है। फिर शब्द दिया है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम दोस्तों भगवान राम के लिए उपयोग किया जाता है और यह भी बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है जहां कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, सही पर्यायवाची चुनिए। खर, दोस्तों खर गधा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। काल दोस्तों यमराज का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला दिया है, दिए गए शब्द का सही विलोम चुनिए। अनुलोम, अनुलोम का विलोम होता है विलोम, अनुलोम विलोम। नख, नख का मतलब होता है सबसे लोवेस्ट और इसका विलोम होगा सिख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सिख या कई जगह आपको शिखर भी लिखा मिल सकता है। अगला दिया है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुनिए। यहां पर दोस्तों थोड़ी सी मिसप्रिंट है, सूत लिखा है, सूती नहीं सूत, और सूत ही तद्भव शब्द का एक उदाहरण है। फिर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुनिए। तो दोस्तों मौत एक तद्भव शब्द है और अगर इसका तत्सम देखा जाए तो मृत्यु तत्सम होता है इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। निरपराध, तो दोस्तों निरपराध में विसर्ग संधि है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो नह धन अपराध होता है। फिर है अभ्यागत, अभ्यागत में दोस्तों यण संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। जहां पर भी दोस्तों जो आधे शब्द बीच में आते हैं तो लगभग 90% केस में यह यण संधि का उदाहरण होता है, अगर स्पष्ट तौर पर कोई दूसरी संधि नहीं दिख रही तो। फिर प्रश्न है, प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वाक्य दिया है, जिसे मनुष्य ना कर सके उसे अमानुषिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। यहां भी सी में भी अमानुषिक लिखा है लेकिन अमानुषिक में षटकोण का सा आता है, तो कई बार स्पेलिंग से भी कंफ्यूज कर दिया जाता है। फिर है नरक से संबंधित,
उसे दोस्तों नारकीय कहा जाता है, जो नरक से संबंधित होता है। फिर प्रश्न है, दिए गए वाक्य के संदर्भ में प्रयुक्त या उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। एक बार धोखा खाने के बाद व्यक्ति अधिक सावधान हो जाता है। तो दोस्तों इसमें तो ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अगला दिया है, बड़ों के सामने छोटों की बात कोई नहीं सुनता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। फिर प्रश्न है, प्रत्येक मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। मुहावरा दिया है हाथ का मैल, तो अत्यंत तुच्छ वस्तु के लिए मुहावरा उपयोग में लाया जाता है, हाथ के मैल के समान है, इस तरह से। चंद्रमा में दाग का मतलब होता है गुणवान में भी दोष का होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। फिर दिया है अंगद का पैर होना, तो दोस्तों एक स्थान पर दृढ़ता से जमा रहना या जम जाना अंगद का पैर होने का मतलब होता है। फिर प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। दो सूचियां दी हैं। महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित है, सांची स्तूप रायसेन में स्थित है, गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है और ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है। 4 2 3 1 इसका सही जवाब होगा। कूट में देखते हैं, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। महाकालेश्वर उज्जैन, सांची स्तूप रायसेन, गुजरी महल ग्वालियर और ताजुल मस्जिद भोपाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो कि अरब सागर में है। बेतवा नदी भी यमुना नदी की एक सहायक नदी है, लेकिन महानदी जिसका उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में इजिप्तमा नामक वार्षिक धार्मिक समागम का आयोजन कहाँ होता है। तो दोस्तों यह राजधानी भोपाल में होता है, इजिप्तमा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं। इन गांव घरों का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है। तो दोस्तों इन गांव घरों का संबंध प्रौढ़ शिक्षा से है। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है जो व्यक्ति ओवर एज हो गए हैं या स्कूल जाने या कॉलेज जाने की उम्र से ऊपर हो गए हैं और उनके लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए गांव घर स्थापित किए गए हैं रतलाम और उज्जैन जिलों में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस नगर के समीप ऑप्टिकल फाइबर योजना स्थापित की गई। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना भोपाल के निकट मंडीदीप में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1975 में जापान के सहयोग से की गई थी। तो याद रखिएगा, कई बार वर्ष पूछ लिया जाता है, कई बार यह पूछ लिया जाता है किसके सहयोग से की गई थी। तो भोपाल के निकट मंडीदीप में 1975 में जापान के सहयोग से ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना लगाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश खनिज विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य खनिज की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी, याद रखिएगा। फिर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पांडव गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पांडव गुफा पचमढ़ी में स्थित है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न है, मशहूर गायिका लता मंगेशकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन मनुष्य की आंखों के लिए सर्वाधिक जरूरी होता है। तो विटामिन ए मनुष्य की आंखों के लिए सर्वाधिक जरूरी होता है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक कपास उत्पादन वाला क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ही सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है या काली मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हैदराबाद के हवाई अड्डे का नाम राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और नई दिल्ली हवाई अड्डे का नाम इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न है, पारिस्थितिकी
प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? तो दोस्तों पादप, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान में सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यान में टाइटेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है, एटॉमिक नंबर। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यह उस पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लीवर किसका भरपूर स्रोत होता है? तो दोस्तों लीवर वसा में घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एवं विटामिन ए, याद रखिएगा। और विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों उनका वर्णन 2.5 पीएम के रूप में किया जाता है। पीएम का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, तो याद रखिएगा। फिर प्रश्न है, अमरबेल क्या है? तो दोस्तों एक अमरबेल एक परजीवी है, एक प्रकार की बेल होती है जो दूसरे वृक्षों के ऊपर डिपेंड करती है। फिर प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र जिन्हें सेज के नाम से जाना जाता है, या विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। और सेज का पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो दोस्तों नाइट्रोजन प्रोटीन्स का अनिवार्य घटक होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, इनमें से क्या होता है या क्या नहीं होता है? किसी सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति कभी भी सांसद नहीं होता है, या उपराष्ट्रपति बनने के लिए सांसद होना अनिवार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। और अगर वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो जयदीप धाकड़ जी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। फिर प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो दोस्तों पीतल हाइड्रोजन वेफर की निरंतर उपस्थिति में रहने से रंगहीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा या फीमेल एनाफिलीज मच्छर द्वारा मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक क्या है? तो दोस्तों भारत एक राज्यों का संघ है, और यह घोषणा अनुच्छेद 1 में की गई है। अगला प्रश्न है, घटिया माल के संबंध में मांग की आय अपेक्षा सापेक्षता कितनी होती है? तो दोस्तों यह नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। और अगर नदी का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा चिनाब नदी पर बनी परियोजना है, जम्मू कश्मीर राज्य में सलाल जल विद्युत परियोजना। फिर प्रश्न है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या होता है? तो दोस्तों मैदा और खमीर ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक होता है। फिर प्रश्न है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे वनीकरण कहते हैं। यह सभी प्रश्न दोस्तों पहले कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और इनके आने की पूरी संभावना है। फिर प्रश्न है, सामासिक पद के लिए सही समास चुनिए। पद दिया है पीतांबर। पीतांबर का मतलब होता है पीला हो अंबर जिसका, यानी कि भगवान कृष्ण। और यह बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है जहां तीसरा पद प्रधान होता है। फिर दिया है वशीकरण। तो दोस्तों वशीकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सही पर्यायवाची को चुनिए। शब्द दिया है काड़ा,
तो काढ़ा का पर्यायवाची होता है निचोड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर शब्द दिया है अग्नि, तो दोस्तों अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्दों को चुनिए। तद्भव शब्द वह होते हैं जिन्हें संस्कृत से लेने के बाद उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। और दोस्तों कोष्ठ एक, ऑप्शन नंबर सी, कोष्ठ एक तद्भव शब्द है। इसमें भी तद्भव शब्द को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नगद एक तद्भव शब्द है, लेकिन कन्या, चीतकार एवं माता तत्सम शब्द के उदाहरण है। फिर प्रश्न दिया है, दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। पंडित का विलोम शब्द होता है मूर्ख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर प्रश्न है, शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। शब्द दिया है पवन। पवन में अयादि संधि होती है, याद रखिएगा। मैंने प्रैक्टिस सेट वाली में इनका सबका संधि विच्छेद करके भी बताया था। फिर शब्द दिया है सदैव। सदैव में वृद्धि संधि है। परिणाम, परिणाम दोस्तों व्यंजन संधि का एक उदाहरण है, या व्यंजन संधि प्रयुक्त है परिणाम में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। कभी ना मरने वाला, इसे अमर कहते हैं। ये थोड़ी सी दोस्तों मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये ऑप्शन दिए हैं साथ में। कभी ना मरने वाला अमर। फिर वाक्य है, जिस पर संकट आने की संभावना ना हो, उसे दोस्तों अनाक्रांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दी गई लोकोक्ति में के लिए सही विकल्प चुनिए। लोकोक्ति है, मियाँ जी की दाढ़ी ताबीजों में खत्म हो जाना। इसका मतलब होता है किसी वस्तु का दूसरे के देखने से समाप्त हो जाना। फिर दिया है एकता में शक्ति होती है। इसका मतलब होता है 1 और 1 11 होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। लेने के देने पड़ जाना। इसका मतलब होता है कुछ का कुछ हो जाना। फिर होता है सिर पर कफन बांधना। इसका मतलब होता है मरने को तैयार रहना। फिर दिया है हाथ धोकर पीछे पड़ना। इसका मतलब होता है पूरी तैयारी के साथ परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। मध्य प्रदेश में गौड़ी बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली जाती है, लेकिन कौरवी बोली दिल्ली, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, और मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में मालवी बोली बोली जाती है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती। तो दोस्तों कृष्णा नदी, जिसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में नहीं बहती। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहके होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदिवासी विद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में आदिवासी विद्यालय अलीराजपुर में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में स्थित है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन को देख के। फिर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट कौन सी है। तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ते हैं, और बुधनी सीहोर जिले के अंतर्गत आती है। गड़ाकोटा गोपाल भार्गव की विधानसभा सीट है। दतिया नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा सीट है, एवं सांबेर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की विधानसभा सीट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में बोई जाती है। अगर ऑप्शन में सोयाबीन नहीं दिया होता तो उसके बाद आंसर गेहूं होता। फिर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शहरों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस शहर में है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव किस समिति ने दिया था। इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का प्रस्ताव दिया था।
फिर प्रश्न है मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मुरैना, जबलपुर एवं खजुराहो तीनों जगह 64 योगिनी मंदिर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फिर प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 18 जुलाई 1946 1946 में सागर में की गई थी। इसे सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सागर के बीना में स्थित है। तेल शोध कारखाना जिसे बीना रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत एवं ओमान की संयुक्त रिफाइनरी है और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, याद रखिएगा। और अगर डिटेल पूछा जाए तो यह बीना के आगासौद में स्थित है। फिर है मध्य प्रदेश के वार्षिक बजट में सबसे अधिक आय का स्रोत क्या है या सर्वाधिक आय का स्रोत क्या है? तो दोस्तों विक्रय कर, सेलिंग टैक्स मध्य प्रदेश के बजट में सर्वाधिक आय का स्रोत होता है। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधि के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई थी? तो दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई थी। फिर प्रश्न है राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह सार्वजनिक आय व व्यय से संबंधित है, राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न है खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है? तो दोस्तों खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति का एक हिस्सा होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है यदि भारत का राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? दोस्तों वह अपने उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? दोस्तों वर्ष 1951-52 में भारत में पहले आम चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न है लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबा है? तो दोस्तों एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों आयरन या लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। फिर प्रश्न है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे D2O लिखा जाता है और इसे भारी जल के नाम से जाना जाता है, D2O, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लिंग अनुपात कितना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 940 देश का लिंग अनुपात है और 930 मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों मकर रेखा बोलीविया से होकर नहीं गुजरती और कुल 10 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। साथ ही मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर मकर रेखा गुजरती है। दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वाली सीरीज में मैंने मकर रेखा के बारे में भी और सभी जिलों एवं मध्य प्रदेश के सभी जिलों एवं देश के सभी राज्यों के बारे में भी डिस्कस किया है कि मकर रेखा कहां से होकर गुजरती है। साथ ही एक प्रश्न आता है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी, याद रखिएगा। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है। माही नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म स्थान तलवंडी में है। तलवंडी दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है शिवाजी के गुरु का क्या नाम है? तो दोस्तों शिवाजी महाराज के गुरु का नाम रामदास है, गुरु रामदास। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जीवन जीने वाला प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों कछुआ सबसे अधिक जीवन जीने वाला प्राणी है। अगला प्रश्न है हिमखंड पानी में तैरते हैं क्योंकि? क्योंकि दोस्तों हिमखंड या बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इस वजह से हिमखंड पानी पर तैरते हैं। अगला प्रश्न है सामासिक पद के लिए सही समास चुनिए। शब्द दिया है आप बीती। आप बीती को अगर अपन तोड़ेंगे तो होता है आप पर बीती, और यह अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। पंचानन का मतलब होता है पांच हों जिसके आनन, यानी कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पंचानन भगवान शिव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिए। शब्द दिया है हिमकर, और हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हिमखंड दोस्तों बर्फ को कहते हैं, हिमखंड हिमकर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि हिमांशु, सुधाकर और छपानाथ हिमकर या चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। फिर शब्द दिया है स्वर्ग। स्वर्ग का पर्यायवाची सुरलोक भी होता है, देवलोक भी होता है, लेकिन ब्रह्मांड स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं होता, और ब्रह्मधाम भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। फिर प्रश्न है दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। अगला, तो अगले का होता है पिछला विलोम। फल का विलोम शब्द होता है सज्जन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हाथ एक तद्भव शब्द है, और अगर इसका तत्सम देखा जाए तो हाथ का होता है हस्त, याद रखिएगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। धुआं एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न दिया है दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए रीत्यनुसार। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, रीति धन अनुसार, रीत्य अनुसार। इसी प्रकार शब्द दिया है पितृच्छा। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पितृधन इच्छा, इच्छा में ई आता है दोस्तों, इसमें ए दिया है, तो पितृधन इच्छा। अगला प्रश्न है दी गई लोकोक्ति के लिए सही विकल्प चुनिए। होथा चना बजे घना, इसका मतलब होता है अल्पज्ञ बोलता अधिक है। फिर दिया है ना अंधे को न्योता देते ना दो जने आते, इसका मतलब होता है ना यह काम करते और ना ही मुसीबत खड़ी होती। फिर है प्रत्येक मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। मुहावरा है भात सरना, इसका मतलब होता है बिरादरी से निकलना। फिर मुहावरा दिया है रंग में भंग डालना, इसका मतलब होता है विघ्न डालना। फिर मुहावरा दिया है लकीर का फकीर होना, इसका मतलब होता है पुराने रीति रिवाजों में जकड़े रहना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बेतवा नदी को अपने प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल सबसे ज्यादा महिला साक्षर जिला है। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, अलीराजपुर। अगला प्रश्न है महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मांडू को महलों की नगरी कहा जाता है, और धार को राजा भोज की नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पहला स्थान राजस्थान का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गौ हत्या बंद करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने ही सबसे पहले गौ हत्या पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई? इसका सही जवाब होगा वर्ष 2000-2001 में। फिर प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1994 में मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी संडे स्पेशल रिवीजन क्लास। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपका कोई सजेशन है तो वीडियो पर कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।